Hello guys, today we will discuss DAV class 6 SST chapter number 5, the realms of the earth. You know that our earth is a unique planet. आप जानते हैं कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी एक यूनिक प्लेनेट है. It consists of land, air and water as the major physical element. यह बना है मेजर फिजिकल एलिमेंट लैंड, एयर एंड वाटर से. ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन रिल्म एंड डोमेन. प्रत्येक एलिमेंट, हर एलिमेंट का अपना खुद का एक क्षेत्र होता है, रिल्म्स होता है या फिर डोमेन होता है. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रिल्म्स. अर्थ को 4 रिल्म्स में डिवाइड कर सकते हैं. द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट देम. इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में सीखेंगे. डू यू नो? लिथो इज़ ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टोन और रॉक. लिथो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन या फिर रॉक. लिथोस्फीयर द रिल्म्स ऑफ द लैंड. लिथोस्फीयर का मतलब रिल्म्स ऑफ द लैंड यानी कि जमीन. द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ रॉक मटेरियल. अर्थ का जो ऊपरी सरफेस होता है वह बना होता है रॉक मटेरियल के थिन लेयर से, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. इट इज़ फाउंड बोथ इन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स. यह कॉन्टिनेंट और ओशियन फ्लोर यानी कि समुद्र के सतह पर दोनों पर ही पाया जाता है. क्या? रॉक मटेरियल और अपर सरफेस ऑफ द अर्थ. द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म 29% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ. यानी कि जो कॉन्टिनेंट है वो पूरे अर्थ के क्रस्ट पर लगभग 29% है. द रेस्ट इज कवर्ड बाई ओशियन. बाकी का जो बच रहा है 71% वो ओशियन से कवर्ड है. ओके. द एवरेज हाइट ऑफ लैंड मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 700 मीटर्स अबव. जो लैंड मास होता है अर्थ पर उसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 700 मीटर्स होती है अबव द सी लेवल. सी लेवल से ऊपर. द लैंड सरफेस वेरीज इन हाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो लैंड सरफेस होता है वह प्लेस टू प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वेरी करता है. कहीं पर ज़्यादा ऊंचा होगा तो कहीं पर ज़्यादा नीचे होगा. इस तरह से प्लेस टू प्लेस लैंड सरफेस वेरी करता है. सम पार्ट ऑफ द अर्थ आर हायर देन 8000 मीटर while some other part are only a few meters above mean sea level. अर्थ के कुछ हिस्से में पृथ्वी बहुत ज़्यादा हायर है, मतलब 8000 मीटर जितना ऊंचाई है, और वहीं कुछ पार्ट ऐसे भी हैं धरती पर जो सी लेवल से बहुत ही कम ऊंचाई पर हैं, यानी कि बहुत ही कम ऊपर हैं. ओके. डू यू नो द बॉटम ऑफ ओशियन फ्लोर इज़ नॉट द सेम एनीवेयर. केवल लैंड मास ही नहीं वेरी करता है, ऊपर नीचे है. इवन जो ओशियन फ्लोर हैं यानी कि समुद्री सतह है वो भी हर जगह समान नहीं है. कहीं ज़्यादा गहराई है तो कहीं कम गहराई है. द हाइट ऑफ ए प्लेस ऑन द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल. अर्थ पर कोई भी हाइट अगर हम मेजर करते हैं कि ये इतनी ऊंचाई पर है तो वो सी लेवल से ही मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन पर हाइट लिखी होती है. हाइट अगर लिखा है 200 मीटर अबव द सी लेवल, इसका मतलब ये है कि जो सी लेवल है, ये मान लो कि सी लेवल है और ये लैंड मास है, तो जो सी लेवल से इसकी हाइट होगी वो हाइट रेलवे स्टेशन के स्टेशन पर लिखी होती है. ओके. अब आती है बारी कॉन्टिनेंट्स की. तो अब कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं. द लार्ज कॉन्टिन्यूअस मास ऑफ लैंड अबव द सी लेवल आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. जो
ये फिगर, इस फिगर को देखते हैं। ऐसा लार्ज कॉन्टिन्यूअस लैंड मास जो वाटर से अलग होता हो, लेकिन वो लैंड मास काफ़ी बड़ा होना चाहिए। जैसे ये साउथ अफ्रीका का लैंड मास है, और देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये लैंड मास ही है जो बिल्कुल वाटर से अलग है। तो ऐसे लैंड मास को जो बहुत बड़े हैं और कॉन्टिन्यूअस हैं, जैसे बीच में यहाँ, ऐसा नहीं कि बीच में यहाँ से कहीं से वाटर बॉडी उसमें इंटर कर रही हो और ये बॉडी अलग बन रही हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा लैंड मास जो कॉन्टिन्यूअस लैंड मास हो, उसके बीच में कहीं पानी वगैरह नहीं हो, उसे ही हम लोग कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। द लैंड मास इज डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्टिनेंट्स। पूरी धरती पर जो लैंड मास है उसको हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिनका नाम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो पूरी अर्थ को 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट देम। चलिए अब इनके बारे में हम और अधिक जानकारी लेते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं एक ओके। अब एक मैप ले लिया हमने जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इसके बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एशिया, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग ऑफ अबाउट 29% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया। ये देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एशिया। ये है आपका एशिया, ये है आपका एशिया। सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, और यह लगभग 29% जो लैंड मास है, टोटल लैंड मास का 29% लैंड मास अकेले एशिया रखता है। इन द नॉर्थ, एक सेकेंड, इसमें कुछ पीडीएफ में थोड़ा सा मिस्टेक, पीडीएफ बन गया है। इन द नॉर्थ इट टच, अब देखिए इसका जो साइड है वो देख लेते हैं। इन द नॉर्थ इट टच आर्कटिक ओशियन विच इज़ वेरी कोल्ड थ्रू द ईयर। देखिए नॉर्थ में क्या है, ये है आपका, ये वाला जो पोर्शन है वो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है, और एशिया इससे टच करता है। और इस बाउंड्री पर लगभग पूरे ईयर तक विंटर सीजन रहता है, यानी कि ठंडी रहती है। और साउथ में ये, एक मिनट, इन द एक्सट्रीम साउथ द इक्वेटर पासेस थ्रू सम पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ में इसके कुछ हिस्से से यहाँ से इक्वेटर पास होती है, जिसकी वजह से यहाँ इस वाले रीजन में पूरे ईयर लगभग गर्मी बनी रहती है। वेयर टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू द ईयर। इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड द वेस्ट, सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप। देखिए अब इसके ईस्ट में ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। तो ईस्ट में ये पैसिफिक ओशन से पूरा बाउंडेड होता है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है। और वेस्ट में ये यूरोप से अलग होता है। और जो वेस्ट में जो यूरोप, जिसको अलग करता है, यूरोप और एशिया को जो चीज़ अलग करती है, उसको हम लोग कहते हैं यूराल माउंटेन। यहाँ यूराल माउंटेन है, जहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको कहते हैं यूराल रिवर। ये इनकी बाउंड्री बनाती है एशिया और यूरोप के बीच में। ओके, द कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल कंट्री। जो कॉन्टिनेंट है वो डिवाइडेड है इनटू सेवरल एंड लार्ज स्मॉल कंट्रीज़, यानी बहुत सारे कंट्री में ये डिवाइडेड। जैसे यहाँ इंडिया है, इसके ऊपर मंगोलिया है, उसके बाद चाइना है, चाइना के बाद रसिया है, इस तरह से कई सारे कंट्रीज़ भी हैं। जिसमें से इंडिया एंड चाइना एंड इंडिया आर 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ ऑफ एशिया।
चाइना और एशिया मोर पॉपुलर और ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। इट इज़ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज। यह है एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रिसोर्स है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ एग्रीकल्चर और मिनरल्स का बहुत बड़ा रिसोर्स है। ओके, चलिए देखते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एशिया। कुछ जो है रिकॉर्ड एशिया के नाम पर ही हैं, जो पूरी दुनिया में फेमस है। जैसे लार्जेस्ट जो लेक है वो है एशिया में, जो कैस्पियन सी के नाम से जाना जाता है। लॉन्गेस्ट वॉल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लगभग सभी लोग जान रहे होंगे। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो इस वाले रीजन से, इस कोल्ड वाले रीजन से होकर के पास होता है। डीपेस्ट लेक जो बैकाल लेक है वो सबसे डीपेस्ट लेक है। ओके, अब आती है हमारी यूरोप की। इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये कहाँ लोकेटेड है? एशिया के वेस्ट में ही है। देखो ये एशिया है, इसके जस्ट वेस्ट में यूरोप है। यूरोप इज़ मच स्मॉलर इन एरिया देन एशिया। जो यूरोप का एरिया है वो एशिया के कंपेयर में बहुत ही स्मॉल है। इट कवर 7%, इट कवर 7% ऑफ द टोटल लैंड मास। ये टोटल लैंड मास जितना भी अर्थ पर है उसका केवल 7% ही रखता है। द आर्कटिक ओशियन lies to the north, the Mediterranean Sea to the south and the Atlantic Sea lie to the west of यूरोप। देखिए यहाँ क्या मामला है कि नॉर्थ में तो आर्कटिक सर्कल से टच करता है और साउथ में ये वाला जो पोर्शन है ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ से बाउंड्री बनाता है। और जो वेस्ट है ये इसमें ये अटलांटिक ओशियन से ये बाउंड्री बनाता है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप आर वेरी एडवांस्ड। यहाँ जितनी भी कंट्री हैं, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, और जितनी भी कंट्री हैं वो लगभग सभी क्या हैं? वेरी एडवांस हैं, इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, और यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपर है, यानी कि हायर है। ओके, अब चलते हैं, बात करते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट पर। ओके, अफ्रीका। अब आ जाते हैं इस वाले कॉन्टिनेंट पर, इस कॉन्टिनेंट पर आ जाते हैं। ये है आपका अफ्रीका, ये है अफ्रीका। ओके, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट। ये दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो एक सेकेंड यार, एक तो ये लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट है, और दूसरा ये सबसे हॉटेस्ट है। क्यों है अभी इस पे बात करेंगे हम लोग। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। नॉर्थ में ये मेडिटेरियन सी से यूरोप से क्या होता है? अलग होता है। यही मेडिटेरियन सी जो है यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री का काम करती है। ओके, अ वेरी नैरो पीस ऑफ लैंड known as Suez Isthmus join with the Asia in the north east। जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पतला सा जो नैरो पीस ऑफ लैंड है, जिसे हम लोग स्वेज इस्थमस के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? स्वेज इस्थमस के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये जो है एशिया और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बनाता है, इसके बीच में ही है, ज्वाइन विथ एशिया इन द नॉर्थ ईस्ट। इट हैज़ द फेमस स्वेज कैनाल। यहाँ जो है एक फेमस स्वेज कैनाल है इस वाले लाइन पर, ये बहुत ही फेमस है स्वेज कैनाल। ओके, द अटलांटिक ओशियन इज नॉट इट्स वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन ऑन इट्स ईस्ट। देखो अटलांटिक ओशियन है इज ऑन द वेस्ट। जो अटलांटिक, ये है अटलांटिक, ये पूरा अटलांटिक है, ये वेस्ट में इसके है, और ईस्ट में ये जो है इंडियन ओशियन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन।
द इक्वेटर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ अफ्रीका, जो इक्वेटर लाइन है वो लगभग इसके बीचों बीच से होकर के जाती है। हाउएवर द लार्जर पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर है, यानी इक्वेटर लगभग यहाँ से कहीं से जाती है, तो इक्वेटर से लगभग ज़्यादातर जो एरिया है नॉर्दर्न में अफ्रीका का, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आल्सो पास थ्रू द अफ्रीका। ये दोनों लाइन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों लाइन भी अफ्रीका से होकर के जाती है। यानी एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अकेला जिससे तीनों लाइन गुजरती है, पास होती है। ए वास्ट लैंड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इज ए डेजर्ट। दूसरी बात क्या है कि देखिए नॉर्थ अफ्रीका जो है ना, इधर का पोर्शन, इसमें से अधिकतर पोर्शन क्या है, डेजर्ट है। एंड ए लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका इज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, और इधर का जो बहुत बड़ा एरिया है वो लगभग फॉरेस्ट से बिल्कुल कवर्ड है। ओके, तो ये रहा अफ्रीका का पूरा मैप। एक बार फिर से आप चाहें तो आप रिवाइज कर सकते हैं। नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ये स्वेज इस्थमस है। स्वेज इस्थमस में ही एक स्वेज कैनाल जो है बहुत फेमस कैनाल है। और दूसरी चीज़ ये है कि ईस्ट में इंडियन ओशिन है, और वेस्ट में अटलांटिक ओशिन है, और साउथ में बिल्कुल जो है ये अंटार्कटिका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, और क्या है कि इक्वेटर लाइन इसके बीच से होकर गुजरती है, और तीनों लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीनों लाइन इसी ऑफ कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर पार्ट अफ्रीका का है, और जो कि डेजर्ट है, और बहुत बड़ा एरिया जो अफ्रीका का वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। ओके, अब आती है बारी नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका को देख लेते हैं। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये वाला जो लैंड मास है ये नॉर्थ अमेरिका का है। ओके, चलिए, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। चलिए, एंड लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ से अगर इक्वेटर जा रही है तो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द अटलांटिक ओशियन लाई टू द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशियन टू द वेस्ट। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। द आर्कटिक ओशियन मेक्स द स्ट्रेच ऑफ लैंड, द आर्कटिक ओशियन मेक्स इट बाउंड्री इन द नॉर्थ। नॉर्थ में इसका जो आर्कटिक ओशियन है, नॉर्थ में इसकी बाउंड्री बनाता है, और साउथ में देखिए क्या है मामला। द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका। देखिए साउथ अमेरिका से क्या है, ये एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड से जो है ये इसमें लिंक्ड है। हाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस्थमस पनामा। यहाँ इसी वाले एरिया को हम लोग कहते हैं इस्थमस पनामा। ओके, इस्थमस पनामा कहते हैं। इट हैज़ पनामा कैनाल। यहाँ एक पनामा कैनाल भी है। ओके, विच ज्वाइंस द पैसिफिक ओशियन विद द अटलांटिक ओशियन, जो कि पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से ज्वाइन करता है। कनाडा एंड यूएसए आर द टू मेजर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री ऑन दिस कॉन्टिनेंट। इसमें कनाडा एंड यूएसए दो मोस्ट जो है डेवलप्ड कंट्री हैं। अब आती है बारी साउथ अमेरिका की, सॉरी। अब ये है साउथ अमेरिका। द लार्जर पार्ट ऑफ इट्स लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका मैक्सिमम पार्ट, ये जो अगर ये इक्वेटर है तो इसका मैक्सिमम पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशियन। ये पूरा अटलांटिक ओशियन से सराउंडेड है। वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, एंड द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट में फिर पैसिफिक ओशियन है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड चिली
आर द मेजर कंट्रीज इन दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली ये मेजर कंट्रीज हैं। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज़ एंड अमेजोन बेसिन, यानी एंडीज जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है इस तरफ से लेकर के यहाँ तक लगभग एंडीज है। तो लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है एंडीज वो साउथ अमेरिका में है, और अमेजोन बेसिन है लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड इन हीयर। तो वो भी जो है मतलब जो सबसे लार्जेस्ट रिवर का बेसिन है वो वर्ल्ड में वो यहीं लाई करता है, किसमें, साउथ अमेरिका में। ओके, अब आती है बारी इस वाले कॉन्टिनेंट की जो कि ऑस्ट्रेलिया है। दिस कॉन्टिनेंट लाई कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ना। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन, ये पूरा इंडियन ओशन से सराउंडेड है। इंडियन ओशन इन द वेस्ट एंड द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। देखो इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में इंडियन ओशन है, नॉर्थ में देखिए द सदर्न ओशन इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। सदर्न ओशन, देखो सदर्न ओशन इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है इसमें जो साउथ ओशन है वो क्या करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसी वजह से इसको हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। विच इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड, जहाँ बहुत ही कम, इस वाले एरिया में बहुत ही कम जो है पॉपुलेशन लाई करती है। डू यू नो ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो नोन ओशिनिया। इसी कंट्री को हम लोग क्या, इसी कॉन्टिनेंट को हम लोग ओशिनिया कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। कलेक्टिवली इट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, द मेलानेशिया एंड पोलिनेशिया ग्रुप्स। ओशिनिया also include Micronesia, a widely scattered group of islands that run along the northern and southern edge of the equator। इसको हम लोग ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें कई सारी कंट्री जो न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनीज, मेलानेशिया, ये सब कंट्री भी इसी में आती हैं। इसी को हम लोग माइक्रोनेशिया भी कहते हैं, और ये बिल्कुल फैला हुआ एरिया है इस तरफ, इसके इक्वेटर के एजेस पर, हाँ, जो कि बहुत सारे ग्रुप्स में आइलैंड हैं। ये जो है मतलब बहुत सारे ग्रुप्स में आइलैंड हैं जो इक्वेटर के साउथ और नॉर्थ एजेस पर भी लाई करते हैं। ओके, अब आती बारी अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका ये है, ठीक। दिस कॉन्टिनेंट लाई इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो साउदर्न मोस्ट यानी कि सबसे साउदर्न में जो एरिया है उसे ही मतलब हम लोग अंटार्कटिका कहते हैं। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से है। इट इज़ स्ट्रेच्ड अराउंड द साउथ पोल अप टू द अंटार्कटिक सर्किल। देखिए ये बिल्कुल साउथ पोल पर है, और ये अगर ये पार्ट क्या है, एक ही है, ये फैलाया हुआ मैप है। तो ये जो पार्ट है आर्कटिक सर्किल का ये भी आता है, ये यानी कि इसका जो हिस्सा है वो आर्कटिक सर्किल तक जाता है। इन द नॉर्थ इट इज़ सराउंडेड बाय द साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ में देखिए नॉर्थ ये है और साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, क्लियर होगा। सदर्न ओशन इज द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद द वेरी थिक शीट ऑफ द आइस एंड स्नो। देखिए नॉर्थ में क्या है, यहाँ ये सदर्न ओशन है, ये सदर्न ओशन है, ये इसके नॉर्थ में यही है। साउथ में तो आर्कटिक सर्किल इसका मैच करता है। ओके, और ये जो आइलैंड है या सॉरी जो ये कॉन्टिनेंट है, ये बिल्कुल जो है आइस और स्नो से ढका रहता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3/4, एक सेकेंड, हाँ, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ द टोटल मास ऑफ द आइस ऑफ द अर्थ इज़ फाउंड इन अंटार्कटिका। यानी जितना भी अर्थ पर आइस पाया जाता है ना, उसका 3/4 पार्ट अकेले अंटार्कटिक सर्किल में ही पाया जाता है, ठीक है। यानी कि लगभग 75% आइस टोटल अंटार्कटिक जो है कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है।
ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशन, ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशन द लैंड इज नॉट इनहेबिटेटेड बाय ह्यूमन बींग्स। वेरी कोल्ड कंडीशन होने की वजह से इस लैंड पर ह्यूमन बींग्स इनहेबिटेट नहीं कर सकती हैं। ओके, साइंटिस्ट ऑफ सम कंट्रीज हैव एस्टेब्लिश्ड देयर रिसर्च सेंटर। जो कुछ कंट्रियों के जो साइंटिस्ट के रिसर्च सेंटर बने होते हैं वो यहाँ इस्टेब्लिश हैं। इंडिया हैज़ आल्सो एस्टेब्लिश द रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। इंडिया के भी जो है रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में ही हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इन अंटार्कटिका द फर्स्ट 2 परमानेंट रिसर्च बेसिस ऑफ इंडिया। इंडिया के 2 परमानेंट रिसर्च बेसिस दक्षिणी गंगोत्री एंड मैत्री आर एस्टेब्लिश्ड इन हियर। यानी कि ये भी जो है इसी अंटार्कटिका में ही इस्टेब्लिश हैं। ओके, अब आती है बारी चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लैंड फॉर्म, मेजर लैंड फॉर्म के बारे में। ओके, द सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। देखिए सरफेस ऑफ लैंड कहीं भी यूनिफॉर्म नहीं है। सम पार्ट ऑफ द अर्थ आर हाई एबव द सी लेवल। कुछ पार्ट सी लेवल से बहुत ऊपर हैं। हैव स्टीप स्लोप एंड रफ सरफेस। और क्या है, स्टीप स्लोप यानी बहुत तेज़ी से ढलान और रफ सरफेस है। बट सम पार्ट ऑफ ए स्मूथ एंड फ्लैट विथ जेंटल स्लोप। कुछ पार्ट में स्मूथ और फ्लैट भी हैं, कुछ जेंटल स्लोप के साथ। द डिफरेंस इन द हाइट एंड स्लोप ऑफ द लैंड सरफेस इज नोन एज द रिलीफ। देखिए जो हाइट और स्लोप के बीच का जो डिफरेंस है ना उसी को हम लोग रिलीफ कहते हैं। ओके, आर द लैंड फॉर्म या फिर उसी को हम लोग लैंड फॉर्म कहते हैं। द मेजर लैंड फॉर्म आर ग्रुप्ड एज माउंटेन्स, प्लाटूज एंड प्लेन्स। जो मेजर लैंड फॉर्म हैं उनको 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो माउंटेन, दूसरा प्लाटूज एंड प्लेन्स। ठीक, माउंटेन्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अ माउंटेन आर ए हिल इज एन अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ द लैंड सरफेस। माउंटेन क्या होता है, माउंटेन या फिर पहाड़ी उसके कहते हैं जो एक अपलिफ्टेड पोर्शन होता है, मतलब नॉर्मल से कुछ उठा हुआ जो प्लेन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, माउंटेन्स कहते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ माउंटेन और हिल्स फॉर्म ए पीक। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं, हिंदी में पर्वत की चोटी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द माउंटेन आर अरेंज इन लाइन कॉल्ड ए रेंज। देखिए ये जो है ये जो माउंटेन है इसी के कई सारी चोटियाँ अरेंज होती हैं एक लाइन में, तो इनको हम लोग कहते हैं रेंज। विच हैज़ सीरीज ऑफ पीक एंड वैली। जो पीक और वैली की कई सारी सीरीज बनाती हैं। ओके, द ओल्ड माउंटेन्स आर दोज विच हैव बीन ओर्न डाउन बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड डू नॉट हैव शार्प पीक। जो ओल्ड माउंटेन होते हैं वो माउंटेन होते हैं जो है क्षतिग्रस्त हो चुके होते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर, मतलब अपने खुद के मतलब नेचर के फोर्सेस से वो अपने आप में ही क्षतिग्रस्त हो चुके होते हैं और उनके पास क्या होते हैं, शार्प पीक नहीं होते हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया, द यूराल माउंटेन इन रशिया एंड द अपलाचिन्स इन यूएसए आर द एग्जाम्पल ऑफ द ओल्ड माउंटेन। ओल्ड माउंटेन्स के ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। द यंग माउंटेन्स वेयर फॉर्म ड्यूरिंग द रिसेंट फेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स अबाउट 25 मिलियन ईयर्स एगो। कि जो यंग माउंटेन्स होते हैं वो कब फॉर्म हुए थे, रिसेंट फेज में हैं और उनको लगभग बने हुए 25 मिलियन ईयर्स हुए हैं, यानी कि 25 मिलियन ईयर्स एगो से बनना स्टार्ट हो गया, बन गया था। दे आर वेरी हाई एंड देयर शार्प पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो। ये बहुत ही ऊपर होते हैं और इनके बहुत शार्प पीक होते हैं और कवर्ड होते हैं किससे, स्नो से। द हिमालयाज इन एशिया, एशिया में हिमालय। द आल्प्स इन यूरोप, आल्प्स यूरोप में है। एंडीज इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एंडीज है। रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड इम्पॉर्टेंट यंग माउंटेन्स। ये सब क्या हैं, इम्पॉर्टेंट यंग माउंटेन्स हैं। डू यू नो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है। एंड इट लाई इन हिमालय माउंटेन्स, और ये हिमालय माउंटेन्स में लाई करता है। इट्स हाइट इज़ 8850 यानी कि 8850 मीटर्स होता है।
अबव द सी लेवल, और ये इतना सी लेवल से ऊपर है। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल, ये नेपाल में लोकेट करता है। अब आती है बारी प्लाटूज की। प्लाटूज क्या होते हैं? ए प्लाटूज इज़ एन अपलैंड विथ रस्ड सरफेस। प्लाटू क्या है? ये भी एक उभरा हुआ यानी अपलैंड एरिया है जो रस्ड होगा सरफेस, मतलब उसकी जो सरफेस होगी वो काफ़ी रस्ड होगी। इट इज़ लाइक ए टेबल लैंड अपलिफ्टेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये टेबल लैंड की जैसा ही है, जैसे एक टेबल होता है उस नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर होता है, उस तरह का ही है। द एवरेज हाइट ऑफ प्लाटू इज़ 600 मीटर। जो प्लाटूज़ की जो एवरेज हाइट होती है वो लगभग 600 मीटर्स होती है अबव द सी लेवल। नियरली 40% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ प्लाटू। लगभग जितने भी अर्थ सरफेस जो भी है, अर्थ है पृथ्वी पर जितना भी है उसका लगभग 40% क्या है? प्लाटूज़ हैं। द प्लाटू ऑफ तिब्बत आल्सो कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जो तिब्बत का प्लाटूज़ है उसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ये कहा जाता है। इज़ द हाईएस्ट प्लाटू इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लाटू है। इट्स एवरेज हाइट इज़ अबाउट 5000 मीटर। इसकी एवरेज हाइट 5000 मीटर्स है अबव द मीन सी लेवल। द डेक्कन प्लाटू इन इंडिया। इंडिया में डेक्कन प्लाटू है। अरेबियन प्लाटू एंड द ब्राज़ील प्लाटू आर सम ऑफ द लार्ज प्लाटू ऑफ द वर्ल्ड। ये सब कुछ जो है दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्लाटूज़ की गिनती में आते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लाटू आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। बहुत इसमें से अधिकतर जो प्लाटूज होते हैं वो स्टोर हाउस हैं मिनरल्स के, सच एज आयरन ओर एंड गोल्ड। आयरन ओर और गोल्ड के मतलब ये स्टोर हाउस हैं। आती हमारी प्लेन्स की। ए प्लेन इज रिलेटिवली लो लेइंग फ्लैट लैंड। जो प्लेन होता है वो लो लेइंग फ्लैट लैंड होता है, मतलब बहुत ही कम ऊपर, मतलब कि एकदम समतल प्लेन एरिया जो होगा वो प्लेन कहलाता है। द स्लोप ऑफ प्लेन इज जेंटल एंड इट्स एवरेज हाइट इज़ बिटवीन 100 to 200 मीटर। जो प्लेन होता है उसकी हाइट 100 से 200 मीटर्स के बीच में लाई करती है। द मोस्ट ऑफ द प्लेन इन द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म बाय द रिवर्स। अधिकतर जो प्लेन्स बने हैं दुनिया में वो रिवर्स के द्वारा ही बनाए गए हैं। द रिवर कैरी अवे लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड डिपोजिट देम इनटू लो लेइंग एरिया। जैसे मान लीजिए कि ये एक पोर्शन है और ये इस तरह से गड्ढा है यहाँ और इस तरह से, और इस पर रिवर जब आएगी तो जो पहाड़ यानी माउंटेन से जो भी सिल्ट और सेडिमेंट लेके आएगी वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। पहली बार में बरसात में इतना हुआ, दूसरी बार में इतना हुआ, तो इस तरह से ये बिल्कुल फ्लैट लैंड बन जाएगा। तो इसी को हम लोग प्लेन कहते हैं और इसी तरह से नदियाँ जो है प्लेन्स का निर्माण करती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम। यानी कि देखिए ये जो एरिया है ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन मान लीजिए आप, नॉर्दर्न प्लेन मान लीजिए, और यहाँ जो प्लेन जो एरिया है वो प्लेन है और ये किसके द्वारा बनाया गया है? यहाँ से गंगा रिवर निकलती है और बांग्लादेश होते हुए सी में गिर जाती है। तो इस गंगा रिवर सिस्टम की वजह से, उसके सहायक नदियों की वजह से यहाँ का प्लेन जो है बना हुआ है। अदर इम्पोर्टेंट प्लेन्स आर द ग्रेट चाइना प्लेन। और जो अदर इम्पोर्टेंट प्लेन हैं जैसे कि ग्रेट चाइना प्लेन, इजिप्टियन प्लेन एंड द प्लेन ऑफ इराक। Plains are densely populated as they have fertile soil, abundant supply of water and an ideal climate। देखिए जो प्लेन होते हैं बहुत मोस्टली पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी फर्टाइल होती है, यहाँ पानी की कमी नहीं होती है, आइडियल क्लाइमेट होता है, इसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब दूसरे रीम्स के तरफ आते हैं। एटमॉस्फेयर द रीम्स ऑफ द एयर। एटमॉस्फेयर यानी कि वह क्षेत्र जो एरिया के से संबंधित है उसको हम लोग कहते हैं रीम्स ऑफ द एयर। एटमॉस्फेयर इज़ द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ ऑन द ऑल साइड। एटमॉस्फेयर एक एयर का फैलाव अर्थ के चारों तरफ जो है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ के चारों तरफ जो एयर का फैलाव है, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, इसके तरफ जो अर्थ का जो एयर का फैलाव है, ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। इट इज़ हेल्ड विद द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये अर्थ यहाँ है तो एयर यहाँ तक क्यों रुका हुआ है? इसका वजह है अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी वजह से ये रुका हुआ है। इट कंटेन्स सेवरल गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc. विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ।
कि ये इसमें मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं जो कि अर्थ पर लाइफ होने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। 78% वॉल्यूम ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जो है ना वो 78% है टोटल एयर का, टोटल एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन इज़ 21% और ऑक्सीजन जो है ना वो 21% है, और ये दोनों मिला करके लगभग 99% गैसेस बन जाती हैं। लगभग 99, दो ही गैस केवल मिल करके 99% गैस बन जाती है। ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर एयर बोथ दिस गैसेस आर वेरी इसेंशियल फॉर द बायोस्फीयर टू एग्जिस्ट। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर एयर बोथ दिस गैसेस आर वेरी इसेंशियल। देखिए एटमॉस्फेयर के एयर में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं वो दो ही हैं, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हैं अर्थ पर बायोस्फीयर के एग्जिस्ट करने के लिए। इट इज़ नाइट्रोजन दैट डाइल्यूट ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट रैपिड बर्निंग एट द अर्थ सरफेस। जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है, जिससे कि अर्थ के सरफेस पर बर्निंग से रोका जा सके, यानी बचाया जा सके। वेयर एज ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन एंड बर्निंग, जबकि ऑक्सीजन जो होता है वो रेस्पायरेशन और बर्निंग दोनों के काम आता है। द अमाउंट, यानी कि जो आग लगेगी ना, विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प की आग लग नहीं सकती है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल दो वेरी माइन्यूट, कहने की जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बहुत ही माइन्यूट होती है, दैट्स मीन 0.03%, 0.03%। ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही एटमॉस्फेयर का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट कीप्स द अर्थ वार्म, ये धरती को गर्म रखने के काम आता है। द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। जो ओजोन लेयर है, द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर में वो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? जो रेडिएशन, सन से जो रेडिएशन आता है, जो हार्मफुल रेडिएशन आता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। द रिमेनिंग गैसेज आर आर्गन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और जो बाकी के गैसेज हैं वो आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम हैं। बिसाइड द गैसेज वाटर वेपर एंड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इन गैसों के अलावा वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल भी अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर में। दीज आर फाउंड इन वेरिंग क्वांटिटी, ये अलग अलग क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में हमें वेरिंग क्वांटिटी मिलती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिंग वेदर कंडीशन ऑन द अर्थ। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिंग वेदर, यानी कि वेदर के चेंज होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्या कि इसके वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल उसके लोअर लेयर, एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में जो होते हैं ना, वो वेदर कंडीशन को चेंज करने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्दो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 1600 किलोमीटर। जबकि देखिए, यद्यपि क्या है ना कि जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 1600 किलोमीटर तक जो है पाया जाता है। द डेंसिटी ऑफ द एयर नियर द अर्थ, जो एयर की डेंसिटी है वो अर्थ के नज़दीक, यानी अर्थ यहाँ है, इसके नज़दीक में जो एयर की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, और अगर अर्थ यहाँ 1600 किलोमीटर पूरा हो रहा है तो यहाँ सबसे कम डेंसिटी होगी। इज़ द हाइएस्ट एज यू गो हायर द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज रैपिडली, तो इसकी जो डेंसिटी होगी ना वो बहुत तेज़ी से डाउन हो जाएगी, यानी कि डेंसिटी एयर की सबसे ज़्यादा अर्थ के नज़दीक में होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी डेंसिटी घट जाएगी। अब अगला जो रिम्स है वो हाइड्रोस्फीयर है, द रिम्स ऑफ द वाटर। क्या कहानी है इसकी देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर रिफर्स टू द लेयर ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हाइड्रोस्फीयर है वो किसको डिनोट कर रहा है? लेयर ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो वाटर की लेयर है उसको डिनोट करने के लिए हाइड्रोस्फीयर हम रिम्स यूज़ करते हैं। बिलो द सरफेस ऑफ द, या तो सरफेस के बिलो में या फिर सरफेस के ऊपर। आल्सो इन द एयर वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए वाटर जो है ना वो लगभग 2/3 है टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। जितना भी सरफेस अर्थ है ना उसका वो टोटल
2/3 एग्जिस्ट करता है। एक सेकंड ज़रा देखते हैं, यहाँ कुछ PDF में कटा हुआ है। बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो इन द एयर वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ ठीक है। देयरफॉर द अर्थ सम टाइम इज कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट। हाँ इसीलिए कभी कभार हम लोग इसको वाटरी प्लैनेट भी कह देते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशियन। देखिए अर्थ का जो लार्जेस्ट पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट है, वो ओशियन ही कवर करता है। अर्थ उस पर लगभग 29% ही है और 71% लगभग पानी है, इसलिए ज़्यादातर अर्थ का जो भाग है वो पानी ही है। वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में जो वाटर मिलता है वो आइस शीट के रूप में मिलता है। ऑन हाई माउंटेन्स और हाई माउंटेन्स पर भी वाटर आल्सो अकर्स ऑन लैंड इन द फॉर्म ऑफ लेक और रिवर। देखिए वाटर लैंड पर भी मौजूद है और वो फॉर्म है लेक और रिवर के फॉर्म में मौजूद है। अब आती है बारी ओशियन की। ओशियन द ओशियन कवर अबाउट 71% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ पर जितना भी पानी है उसका लगभग अर्थ का 71% पार्ट जो है ओशियन कवर करता है। द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 ओशियन। देखिए जो वाटर का जो मेजर जो भाग है ना वो 5 ओशियन कवर कर लेता है, जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न या फिर अंटार्कटिका ओशियन। ओके द पैसिफिक ओशियन। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैसिफिक ओशियन की। ठीक है, फिर वही एक फिगर ला लेते हैं। चलिए देखिए, ये है पैसिफिक ओशियन। देखिए ये है पैसिफिक ओशियन और इधर भी है पैसिफिक ओशियन। ये है अटलांटिक ओशियन, ये है आपका साउदर्न ओशियन। ठीक है, ये है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट। सबसे लार्जेस्ट कौन है? ये पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ। ये पूरे अर्थ का लगभग 1/3 खुद ही कवर कर लेता है। दिस ओशियन इज सराउंडेड बाई 4 कॉन्टिनेंट्स। ये 4 कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है पैसिफिक ओशियन। एक एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया एंड अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका से पूरा पैसिफिक ओशियन सराउंडेड है। ओके, द पैसिफिक इज़ द डीपेस्ट ऑफ ऑल। और ये सबसे डीपेस्ट की अगर कहानी बताई जाए तो सबसे डीपेस्ट भी यही है। ओके, सबसे डीपेस्ट ओशियन कौन है? पैसिफिक ओशियन। द एवरेज डेप्थ ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ दिस ओशियन इज अबाउट 7300 मीटर्स। जो इसकी एवरेज डेप्थ है वो लगभग कितना है? 7300 मीटर। बताओ, इतनी गहराई है इसकी। ओके, अब आती है हमारी अटलांटिक ओशियन। ये है अटलांटिक, जो एस के आकार में रहता है। इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ये लगभग पैसिफिक ओशियन का हाफ है, पैसिफिक ओशियन का हाफ है। ठीक है, इट कवर्स अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। ये लगभग पूरे अर्थ का लगभग 1/6 पार्ट कवर करता है। इट हैज़ 2 डेवलप कॉन्टिनेंट ऑन इट्स 2 साइड। इसके साइड में 2 डेवलप कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एक तो ये यूरोप है और दूसरा ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। और बाकी तो कॉन्टिनेंट ये भी है, अफ्रीका भी है और ये साउथ अमेरिका भी है। ठीक है, अटलांटिक के किनारे पर जो है 4 कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन उसमें से 2 डेवलप्ड हैं और 2 डेवलप्ड नहीं हैं। इन यूरोप इन द ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका इन द वेस्ट। नॉर्थ अमेरिका वेस्ट में है, यानी कि ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। इंडियन ओशियन, अब इस वाले रीजन पर आ जाते हैं। इस वाले रीजन पर
इट इज़ स्मॉलर देन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक और पैसिफिक दोनों से ही बहुत छोटा है। इट इज़ बाउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से बाउंडेड है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है एशिया और ये है अफ्रीका, तो इससे बाउंडेड है। इट इज़ द ओनली ओशियन विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, यह केवल अकेला एक ओशियन है जो किसी देश के नाम पर है, जिसमें इंडियन ओशियन है। ओके, और आधी बारी आर्कटिक ओशियन की, आर्कटिक ओशियन कि ये है पूरा रीजन आर्कटिक ओशियन का। ठीक है, दिस ओशियन इज लाइज विद इन द आर्कटिक सर्किल, ये ओशियन आर्कटिक सर्किल में ही लाई करता है। एंड द नॉर्थ पोल इन इट्स सेंटर, और इसका नॉर्थ जो पोल है वो इसके सेंटर में है। द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशियन मर्ज इनटू द नॉर्थ, मर्ज इनटू इन द नॉर्थ। देखिए पैसिफिक ओशियन है या फिर अटलांटिक ओशियन है, ये बाद में ही जाके मर्ज हो जाते हैं, किस में, नॉर्थ में। एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका मेक देयर नॉर्दर्न बाउंड्री, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका मेक देयर नॉर्दर्न बाउंड्रीज, इनकी जो है मतलब नॉर्थ में ही इनकी बाउंड्री बनती है। द आर्कटिक ओशियन रिमेन्स फ्रोजन फॉर लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर, अधिकतर मतलब साल भर लगभग अधिकतर पार्ट इसके फ्रोजन यानी कि जमे हुए होते हैं। द साउदर्न अंटार्कटिका ओशियन, अब इस वाले पार्ट में आ जाते हैं, ये क्या मामला है देख लेते हैं। द साउदर्न ओशियन इज ए फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन, ये जो है चौथा नंबर का लार्जेस्ट ओशियन है, फोर्थ नंबर का। अराउंड लार्जेस्ट ओशियन अराउंड अंटार्कटिक, दिस ऑक्युपाइज अबाउट 20% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोबल ओशियन, पूरे ग्लोबल ओशियन का लगभग 20% एरिया ये खुद ही कवर करता है। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। ओके।